जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 एग्जाम के लिए घटना चक्र का ये शानदार बुक लेकर आया हूं, जो कि बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं कवर करूंगा दोस्त, मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। देखो मेरे भाई, इसको मैं टोटल पूरे 150 प्रश्न को यानी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इसमें आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल दिया गया है, अन्य दूसरा के तुलना प्रैक्टिस सेट में इसमें क्वेश्चन आपको बेहतरीन दिया गया है। और जो आपके बीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, जो सेट किया जा सकता है, वैसे ही क्वेश्चन को इसमें फ्रेम कर दिया गया। बिल्कुल इसमें नए पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा, अब आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ओवरऑल इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर 100 और 110 के आसपास अगर हो रहा है, तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। आपका एग्जाम हॉल में भी आपका स्कोर अच्छा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ और कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। देखो मेरे भाई, फर्स्ट नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आंसर होगा मेरे दोस्त, आपको हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको हैदराबाद हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है, जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश है। तो ये 2 पॉइंट है, आपको दोनों इसको भी आप लोग साथ साथ याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको 5.9% जो है आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कथनों में से गलत का चयन कीजिए। आपको गलत कौन सा गलत है उसका चयन करना है आपका। तो तीसरा जो आंसर हो जाएगा दोस्त, आपका क्या हो जाएगा? बजटीय विवरण 2023-24 के अनुसार राजकीय प्राप्तियां 58.45% है, ये आपका बिल्कुल सही है। पूंजीगत प्राप्तियां 41.55% रहा, ये भी आपका सही है। राजस्व खाते पर जो व्यय है 85.86% रहा, तो आंसर जो आपका यही गलत है, सी है। आपको 85.86 नहीं 77.7 रहा है, ठीक है। 77.7 रहा है। तो इसको भी आप लोग साथ साथ याद रखें। क्वेश्चन जो दिया गया एकदम बिल्कुल शानदार दिया गया है सारा। और वैसे भी मैं जब भी कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ, तो मुझे जब क्वेश्चन अच्छा लगता है तभी मैं करवाता हूँ, वरना फालतू टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। वर्ष 2021-22 में भारत में शीर्षतम आयात वस्तु कौन सा रहा है? पूछा जा रहा है वर्ष 2021-22 में भारत में शीर्षतम आयात वस्तु निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? तो 4 का जो आंसर हो जाएगा दोस्त, आपको पेट्रोलियम तेल और स्नेहक हो जाएगा। स्नेहक का उपयोग कहाँ किया जाता है पता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में जूट के और मेस्ता के उत्पादों में बिहार में कौन सा स्थान रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत विवादित हो रहा है, बहुत विवादित। कोई लड़का बहुत सारा व्हाट्सएप पे इसको कहला कि दूसरा है, तीसरा है, ये आपको जूट वाला उत्पादन वाला, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 5 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर आपका सी हो जाएगा, तृतीय स्थान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना। जूट और मेस्ता के उत्पादन में जो भारत जो स्थान है बिहार का, उसमें तृतीय स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जूट के उत्पादन आपको पता है पूर्णिया में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये लॉकडाउन लिरिक्स जो पुस्तक लिखा गया है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा, संयुक्ता दास के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा जुलाई 2023 में जारी छात्रों के लिए विश्व के सबसे बेहतर शहरों को क्यूएक्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो 7 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको लंदन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 12 जुलाई 2023 को संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन 2022-23 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। करा इसका आयोजन जुलाई 2023 के मध्य लुथियानिया के राजधानी विलियस में किया गया था। वर्तमान में नाटो की सदस्य संख्या 33 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखो नाटो के ये तो वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 33 है।
तो इसका क्या हो जाएगा गलत आंसर मेरे दोस्त, आपका बी आंसर गलत हो जाएगा ना, ठीक है। यानी आपका एक आंसर, यानी आंसर आपका एक तो सही हो जाएगा, लेकिन आपका ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। 33 नहीं है आपका, कौन सा 31, ये भी बहुत चर्चा में रहा था। 31वां जो देश बना है फिनलैंड बना है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया और मैं भी बीपीएससी सेट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा आपको ए गलत, ए आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपका बी ए गलत है, ठीक है। यानी नाटो जो है, नाटो का सदस्य देशों की कुल संख्या अभी 31 है और ये नया आपको फिनलैंड बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की पहले सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना वानवेब और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग गुजरात सरकार के मध्य हस्ताक्षरित ज्ञापन के तहत गुजरात के किस जिले में की जाएगी? तो ये गुजरात का कौन सा जिला जाएगा? तो ये मेहसागा जिला में किया जाएगा, ठीक है, मेहसाना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जुलाई 2023 में 5वां हेलीकॉप्टर तथा लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मेरे दोस्त आपको खजुराहो में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2023 में किस देश के नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय NCSC के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2023 में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को किस उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश के लिए नियुक्ति किया गया है? तो 12 का जो आंसर होगा आपको गुजरात उच्च न्यायालय पटना वाला, तो सबको पता होगा, पटना वाला एग्जाम में आ भी सकता है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में बिहार में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखो आपसे पूछा जा रहा है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको ये 22वां स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के किस स्थान को प्रसाद योजना के तहत विकास करने के लिए चिन्हित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रसाद योजना के तहत आपको कौन सा, किसको चिन्हित किया गया है, कहाँ पे? तो ये आपका 14 पुनौरा धाम, बहुत फेमस है ये पुनौरा धाम, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले को गैलोकोनाइट के भंडार मिले? देखिए लेटेस्ट है, गैलिकोनाइट का भंडार बिहार के किस जिला में देखने को मिला है? तो आप 15 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ये आपका रोहतास देखने को मिलेगा, जहां डालमिया सीमेंट का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसको आइकॉन बनाया है? ये भी क्वेश्चन देखो फेमस है, मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, ठीक है। और लेकिन अधिक के लिए पूछा जाएगा तभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर को भी बनाया गया है, ठीक है, पूरे देश को प्रचार प्रसार करने के लिए। हाल ही में नियुक्ति रॉक रवि कुमार सिन्हा बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? देखिए रॉक के नया अध्यक्ष बनाया गया है इनको, रवि सिन्हा को। ये बिहार के किस जिला से इनका संबंध है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? भोजपुर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। करा बिहार बजट 2023-24 को किसने प्रस्तुत किया है? तो इसको भैया विजय कुमार चौधरी इस बार प्रस्तुत किए, ये भी क्वेश्चन अपने आप में खास है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वर्ष 2021-22 के देश का कौन सा, बिहार को देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपको 14वां स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत निश्चय 2 के अंतर्गत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो 20 का आंसर आपको 50,000 रुपया हो जाएगा, एक आधा सैकड़ा 5,000 करोड़ रुपया हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 21 का आंसर आपको पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत निम्नलिखित में से किस शहर में गंगा जल की आपूर्ति नहीं की जाएगी? देखिए आपसे नहीं किया जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर जो होगा 22 का डी हो जाएगा, ये आपको तीनों जिला में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है व्यापार सुधार कार्यक्रम कार्य योजना 2020 में बिहार के किन श्रेणी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बिहार को आपको उभरते हुए व्यापार इकोसिस्टम के लिए आपको दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में भारत को किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो इसमें जो भारत को आपको प्राप्त हुआ था, आपको ये पहला प्राप्त हुआ था, ये पहला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी कब जारी किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ई रूपी जो जारी किया गया था आपको 1 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में डीना बलूआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देखिए पहला होता है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में डीना बलूआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? ऊपर से ये भी महिला है तो आपके एग्जाम के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पेरू की बनी है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र किस खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आरिफ मोहम्मद खान ने पहली बार इसमें भाग लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? एकदम वीवीआई क्वेश्चन 27-28 का जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपको इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये मिला था आपको विनोद कुमार शर्मा को। किसको मिला था? विनोद कुमार शर्मा को मिला था, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करेगी। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार यहाँ कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रहा। देखो भैया ये राज्य वहाँ का जो कौन सा राज्य है जहाँ पे वृक्षों को पेंशन प्रदान किया जाएगा, तो 29 का आंसर आपका सी हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। बहुत अच्छा पहल है, कम से कम पर्यावरण सही होगा तो हमारा आयु लंबी होगा। राष्ट्रीय सैम्बो कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की पूनम यादव बिहार के किस जिले से रिलेशन रखती है, तो ये आपको कैमूर जिले है बिहार की, तो इसको भी आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, पहला विज्ञान कॉन्फ्रेंस जनवरी 1914 में कहाँ आयोजित किया था। वो क्वेश्चन घुमा दिया, आपसे पहला पूछ लिया है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, पहला प्यार पहला नौकरी सबको याद होता है, ठीक है। चलिए, पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में कहाँ आयोजित किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला जो विज्ञान का जो पहला कांग्रेस जनवरी 2014 में कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट बार जो हुआ था, तो 31 का जो आंसर होगा आपको मेरे दोस्त, ये पहली बार जो होता है ना कोलकाता में आयोजित है। अब यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। देखो तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने, पहला तो पहला होता है, आपको बता ही दिया मैंने, कोलकाता होता है। लेकिन दूसरा आपसे पूछा जाता है कौन सा 8वां विज्ञान का कहाँ हुआ था, तो 8वां वाला जो हुआ था मेरे दोस्त आपको पता है नागपुर में हुआ था। और आपको जो 9वां होगा कहाँ होगा, 9वां होगा मेरे दोस्त आपको नवाबों का शहर लखनऊ में होगा। तो ये 3 फैक्ट है, यहाँ से आपके एग्जाम में बीपीएससी फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट उच्च शिक्षा के लिए इनमें से किस स्थान पर दिए गए थे, तो आर्यभट्ट के बारे में आप तो सब जानते हैं, पटना हो जाएगा। भारतीय गणितज्ञ ज्योतिष भास्कर, जिन्हें भास्कराचार्य या भास्करा 2 के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म जो हुआ था आपको ये बीजापुर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का उद्देश्य किस लिए बनाया था, तो ये बहुत फेमस पार्टी था, किस लिए बनाया गया था, 1923 में बना था। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, राज्य विवादों और चुनाव को भाग लेने के लिए ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों ने सविनय विज्ञान आंदोलन से अधिक संख्या में भाग नहीं लिया, सिर्फ एक अंचल को छोड़कर, क्या चीज़ छोड़कर नहीं लिया गया था, तो 35 का आंसर आपको नागपुर अंचल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के किस तत्व को शामिल नहीं किया गया, आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, में भी सबको पता होना चाहिए। तो 36 का आंसर आपको ग्राम पंचायत हो जाएगा। ग्राम पंचायत का आर्टिकल कितना है दोस्तों, ये आर्टिकल 40 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति के बारे में बताता है, तो विदेश नीति के बारे में आर्टिकल आपको 51 बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य, आपको पता है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है, और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। बंधित प्रावधानों में से कौन सा कथन, सही कथन को आपको चुनाव करना है, तो 38 का जो है इसको GV राव समिति द्वारा सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया, इन्हें 44वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया, ये भी आपका सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 थी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सारा स्टेटमेंट जो दिया गया था डाटा सारा गलत था, ठीक है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को आपको सरदार स्वर्ण समिति के तहत 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये सबको पता होगा। और आपको पता है कि शुरू में कितना था, तो आपको प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या मेरे दोस्त कितना था, 10 था, ये भी आपको पता है। और 26वां संविधान संशोधन और 11वां संविधान संशोधन के तहत उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1919 में आपको GV वर्मा समिति के द्वारा इसका गठन किया गया था, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। जो भी दिया था सारा डाटा रॉन्ग था। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन आपको गलत है, ये आपको छांटना है। तो 38 का जो होगा, सामाजिक अन्याय और कमजोरों को वर्ग की रक्षा करना, वैश्विक सामूहिक कार्यक्रमों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, वैज्ञानिक मनोदया को खोज के लिए भावना का विकास करना। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा आपको, 39 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सामाजिक अन्वय से कमजोर वर्गों की रक्षा को प्रावधान मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देते हैं, भारत के राष्ट्रपति के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। आपसे देखो पहचान करना है आपको, अनुच्छेद 53 में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा ना, ये डाटा रॉन्ग है। अनुच्छेद 52 में यह प्रावधान की संघ की कार्यपालिका सीधे राष्ट्रपति में नहीं होती, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति एवं निर्वाचन के निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको सही कथन का जो चुनाव करना है, आपको 40 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 के अनुसार जो होगा संघ कार्यपालिका की स्थिति राष्ट्रपति में नहीं होता, और 54 के अनुसार जो होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखना। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के विषय में सत्य कथन का पहचान कीजिए। आपसे राष्ट्रपति के रिगार्डिंग पूछ रहा है। संघीय कार्यपालिका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व अनुसार एकल संक्रमण पद, मार दो आंसर भी, ठीक है।
अगला देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति के विषय में कथन में कौन सा कथन की पहचान कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। 42 है, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन उम्मीदवार का 20 प्रांत और 20 अनुमोदक को तो मार दो, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 42 का। एक सेकंड रुको, ऑप्शन इसमें एक उपयुक्त में से कोई चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार को जनराशि के रूप में 12,000 रुपया जमा होता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति को पदावधि के अवधि का उल्लेख है और इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। नहीं, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना भैया, कि राष्ट्रपति का पद हेतु चुनाव में नामांकन करने के लिए उम्मीदवार के पास आपको कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। और इसमें आपको कितना, 12,000 रुपया नहीं, इसमें 15,000 रुपये जमा राशि होना चाहिए। और अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है। ठीक है, यहाँ ये गड़बड़ घोटाला है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, सही कथन की पहचान कीजिए। भारत का राष्ट्रपति पुनर्विचार का पात्र नहीं होता। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है, नहीं, गड़बड़ है। राष्ट्रपति के पद पर शपथ के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 43 का मल्ली आपका सी सही हो जाएगा, बाकी सारा डाटा आपको रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संबंध में कौन सा सही कथन का चुनाव कीजिए। तो 44 का जो सही चुनाव का आंसर होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के लिए संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत में पास होना बहुत जरूरी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति को निर्वाचित हो सकता है, परंतु अपने निर्वाचन के 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचन होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, तो आंसर आपका ये बी हो जाएगा जी, बी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं। तो 46 का आपका उद्योगपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। अगला पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा, आपको उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। देखो इसमें आर्टिकल 170 जो है ना, अनुच्छेद 170 विधान सभाओं की संरचना का अनुच्छेद के बारे में बताता है। और अनुच्छेद आपको 176 जो है मेरे दोस्त, आपको राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 178 जो है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। तो ये तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, करा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और राजनीतिक दलों को पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। 43 का जो आपका ये पहला स्टेटमेंट ये है, राजनीतिक दलों को पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल हुआ है जिसमें 4 और अधिक राज्यों को मान्यता देता है। और अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, अगला बोला जा रहा है 1999 में आम चुनावी निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय होता है। तो ये मिला जुला सब तो ठीक ही लग रहा है। आंसर आपका ए हो जाएगा, 1, 2 और 4 आपका सही है। अगला देखते हैं, पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये आपका आर्टिकल 243 के जी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको पता है, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक है। तो सबसे बड़ा सिंक जो मेरे दोस्त आपको ये महासागर है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण तो कौन सा प्रकाश सर्वाधिक प्रभावकारी होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावकारी आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, पीला, हरा और नीला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपको क्या हो जाएगा, 52 का सी हो जाएगा। बहुत सख्त दिमाग में रूप मुझे पता है लाल के पास जा रहा होगा, लाल नहीं होगा। एक्चुअल में देखो होता क्या है ना कि जब प्रकाश की क्रिया में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो वेव लेंथ होता है उसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज़्यादा होता है, आप सबको पता है। और जो उसमें से क्या होता है कि लाल रंगों के पश्चात जो उसका सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, आपको नीले प्रकाश का देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको नीला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 53 का जो क्या कह रहा है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है।
तो 53 का जो आंसर होगा आपको बी हो जाएगा। केवल आपका 2 सही है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 गैस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है, तो आपको ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो यह डाटा आपका वैसे रॉन्ग हो गया, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए। क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है हरा रंग का वर्णक जो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सब तो आपको पता ही है। प्रकाश संश्लेषण CO2 गैस के लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिलान करने के लिए दिया गया 53 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ईजी है। चलिए इसको मिलान करते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन घुमा देगा सीजीएस मात्रक डाइन होता है, ठीक है। ताप का केल्विन होता है, और आपको कार्य का ऊर्जा होता है, और शक्ति का आपका जूल होता है, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से इसका आंसर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो बढ़िया है जी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते रहता है। एक निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 एकदम बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻⁻, ये भी सही है। 1 हॉर्स पर आवर 786 ना भैया, 786 ना होते, 786 नहीं होता है, 746 होता है। ये तो बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी देखिए अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं होता है, कहता है साइक्रोमीटर का प्रयोग। यही तो गड़बड़ है यार, आंसर आपका ये हो जाएगा 56 का, ठीक है। साइक्रोमीटर का प्रयोग पता कहाँ किया जाता है, उसको ना कोस्कोग्राफ में आपको पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। और क्रोनोमीटर आपका समय मापता है, एनीमोमीटर आपको वायु वेग मापता है। तो आंसर आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिया है आपका, तो ये आपका गलत है। साइक्रोमीटर सकरा एक तो बिलियन को नहीं मापता है। साइक्रोमीटर का जो प्रयोग है ना मेरे दोस्त, उसमें आपको सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, सापेक्षिक आर्द्रता। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में वृद्धि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पौधों की वृद्धि ला पूछा जा रहा है आपसे। तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केस्कोग्राफ हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पूछता है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसको आप लोग अच्छा से याद रखना, ठीक है। वहाँ गलती मत कर देना एग्जाम हॉल में, नहीं तो कन्फ्यूजन में सब देखते हैं गड़बड़ाता है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। अपेक्षिक सापेक्षिक ये दोनों देते रहता है, और स्टूडेंट बड़ी अच्छा से गलती करते रहता है, मुझे पता है दोस्त। अल्टीमीटर का प्रयोग, तो अल्टीमीटर का प्रयोग आपको पता है ऊंचाई मापने के लिए जाता है। एनेमोमीटर का प्रयोग, तो एनेमोमीटर का प्रयोग पता है वायु को वेग को मापने के लिए। फोटोमीटर का प्रयोग, तो फोटोमीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। और सेलेरियोमीटर का प्रयोग सौर विकिरण में मापा जाता है। तो ऑप्शन से भी दिमाग लगा ही देगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दूध का घनत्व, लैक्टोमीटर, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता, देखो बार बार दे रहा है ना, हाइड्रोमीटर, और बादल की ऊंचाई, नेफोस्कोप। तो इसका जो आंसर होगा आपको बी हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की जो सापेक्षिक आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है, ना कि हाइड्रो। किससे होगा ये, हाइग्रो। इसीलिए पूछता है बार बार हाइग्रोमीटर, ताकि लड़का बार बार गलती करे। और गलती होता ही है, एग्जाम हॉल में टेंशन रहता है, वैसे ही सब गड़बड़ हो जाता है। मानव शरीर का दरमियान जो होता है, तो मानव शरीर का जो दरमियान जो होता है पृथ्वी का तल पर सब जगह समान होता है। हाँ दोस्त देखो, दरमियान जो है ना कभी चेंजिंग नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। अगर आप लोग फिजिक्स अच्छा से पढ़े होंगे तो ये पूछता भी है आपके एग्जाम में। पलायन वेग का मान, तो आपको पता है एस्पेक्ट वेलोसिटी का जो आपका नंबरिंग होता है, मतलब उसका जो मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लोलक घड़ियाँ सर्दियों में सुस्त हो जाती है। करेगा गड़बड़, ये मामला गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। लोलक की कला अवधि यानी टाइम पीरियड की लंबाई पर निर्भर करती है। ये तो सही है। पहला आपका कथन है गलत है यार, ठीक है। ये कथन गलत है, परंतु आपका कारक बिल्कुल सही है। आंसर आपका डी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि लोलक घड़ियाँ जो होता है गर्मियों में सुस्तता है, ना कि ठंडा में, ठीक है। अगला देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है मेरे दोस्त, आप लोग पढ़े होंगे, उसमें वायुमंडलीय दाब जो होता है अधिक होता है, और परिकिरणन के कारण वो हल्का चमकते रहता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी पानी से भरे टब की तली को उठकर कोई वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये फंसाने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में दिया जाता है। तो 64 को आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ आपका उत्प्रेरक है और उसका उद्योग में क्या यूजेज है। तो लौह का चूर्ण, तो आप लोग पढ़े होंगे, लौह का चूर्ण जो है मेरे दोस्त आपको हैबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। और निकिल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि वनस्पति तेल को कृत्रिम घी में बदला जाता है, ठीक है।
और आपको ये बेनाडियम, तो बेनाडियम का काम क्या होता है, बेनाडियम जो होता है ना पेंटा ऑक्साइड, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में संश्लेषण के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये इसमें मिल जाएगा। और गर्म एलुमिना जो होता है मेरे दोस्त आपको एल्कोहल को ईथर बनाने के लिए किया जाता है। एकदम VBI क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन पर है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है ना ये चटक लाल ग्लास होता है, क्या होता है, चटक लाल ग्लास, तो आपका ये तो सही है। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है ब्लू तथा ग्रीन ग्लास होता है, ये भी सही है। क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है आपको ये हरा रंग बदलता है, ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये भूरा रंग बदलता है, ये भी सही है। नहीं, ये बिल्कुल आपका ये सही मिला हुआ है ऑलरेडी। चलिए अगला देखते हैं, ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। नियॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, पकड़ा गया चोर, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस जो हो जाता है ना तो जेनॉन गैस को कहा जाता है, ये गड़बड़ है, ठीक है, जेनॉन, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस जो होता है जेनॉन को कहा जाता है, ना कि नियॉन को, ठीक है। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड को एनीथिस्मिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस है। हाँ, तो ये एनीथिस्मिया जब को बेहोश करने के लिए जो आप हॉस्पिटल कभी गए होंगे तो आपको ये एनीथिस्मिया दिया जाता है आपको कोई भी ऑपरेशन करने से पहले। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, नियॉन को स्ट्रेंजर नहीं, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में से किस उर्वरक का प्रयोग द्वारा मृदा के पीएच मान में सर्वाधिक कमी होगी। तो सबसे ज़्यादा उर्वरक जो कमी जो आएगा मेरे दोस्त आपको अमोनियम सल्फेट में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर पूछा जाता है कि किसी परमाणु के नाभिक में समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। परमाणु क्रमांक अलग होते हैं जबकि परमाणु भार समान होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या वही है जो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। देखो ये समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम आइसोब्रोनिक, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके BPSC के एग्जाम में। तो यहाँ से भी स्टूडेंट गलती करता है, तो एक बार इसको भी आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ लेना। इसका जो आंसर हो जाएगा 69 का आपको सी हो जाएगा। समस्थानिक में एक्चुअल क्या होता है कि प्रोटोनों की संख्या वही होती है परंतु इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाता है, तो इसको भी आप लोग जरूर पढ़ लेना। अगला देखिए पूछा जा रहा है रेडियो एक्टिविटी का जनक, तो ये तो सबको पता है भैया, रेडियो एक्टिविटी का जनक किसको कहा जाता है, तो ये हेनरी बैकुरल को कहा जाता है, ठीक है। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ फल है और एक तरफ खाने योग्य भाग है। तो देखो आप लोग पढ़े होंगे कि जो सेब का खाने के भाग को पुष्पासन कहा जाता है, सेब का आपका पुष्पासन हो गया। और नारियल के भाग को ना भ्रूणपोष कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नारियल के भ्रूणपोष कहा जाता है। और काजू को जो खाया जाता है तो काजू वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, काजू वाले भाग को हम बोलेंगे जो खाया जाता है उसको पुष्प वृत्त कहा जाता है। और अनानास का जो खाया जाता है परिंदा परिदल पुंज खाया जाता है। और वो आपका याद रखना है, लीची वाला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लीची का जो खाया जाता है ना एरिल खाया जाता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप सबको पता है मुजफ्फरपुर में, वहाँ लीची सबसे ज़्यादा पाया जाता है, शाही लीची मिलता है वहाँ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि पादप हार्मोन नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे, चलो अभी नहीं ला, एसेसिक एसिड, फ्लोरेजेंस तो है, ये थायरोक्सिन है, आपका जिब्रेलिन है। तो ये जो 72 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, 72 का आंसर आपका बी हो जाएगा। केवल ये 4 नहीं है, ठीक है, जिब्रेलिन्स नहीं है। देखो इसका अलग अलग काम होता है। आपको एसेसिक आपको एसिड का जो काम होता है ना ये आपको वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है, इसको वृद्धि करने का काम होता है, ठीक है। एक जो आपसे पूछा गया है टाउमैटिन, तो टाउमैटिन जो होता है ना वो पौधों को जख्म भरने में मदद करता है, ठीक है। और फ्लोरोजोन्स जो होता है आप लोग पढ़े होंगे फूलों को खिलाने में मदद करता है। और जिब्रेलिन जो होता है मेरे दोस्त ये अंकुरन में सहायक होता है। किस में सहायक होता है, बीजों को अंकुरन में, ठीक है। तो यहाँ से भी BPSC क्वेश्चन फ्रेम करता है, जो मैं बताया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला देखते हैं लुवेनहॉक बाबा को क्या कह रहा है, ये देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि एंटोन लुवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये कथन है। दूसरा है लुवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का नाम दिया था। तो 73 का जो आंसर है मेरे दोस्त आपका बी हो जाएगा। ए और दोनों सही है, परंतु जो आर है ना आपका ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। काहे नहीं कर रहा है जानो। एक्चुअल में आप लोग पढ़े होंगे कि जीवाणु का खोज इंग्लैंड के जो निवासी था एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, और जिसे जीवाणु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जीवाणु जो नाम दिया था 1829 में आपको एहरेनबर्ग द्वारा दिया गया था। तो इसीलिए आपका आर जो है ना सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये आपका गड़बड़ है, ठीक है। चलिए
अगला देखिए पोलियो वैक्सीन का आविष्कार। तो आप लोग पता होगा पोलियो वैक्सीन के बारे में क्या बताऊं, सबको पता है, इसमें कुछ बताने के लिए तो है ही नहीं। पोलियो वैक्सीन का आपको किसके द्वारा किया गया था, तो जॉनी साल के द्वारा किया गया था। 74 का आंसर सी। 75 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 75 नंबर कर रहा है जीनिकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, तो जीनिकोलॉजी में जीवों के जातों को विभेद का अध्ययन करेंगे। और जियोडेसी जो होता है भूगणित का विज्ञान का अध्ययन होता है। और ऑर्बियो कल्चर में लाभदायक जीवाणुओं द्वारा विकसित अध्ययन का उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो 75 का जो आंसर होगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि ऑर्बी कल्चर जो वृक्ष उत्पादन संबंधी की शाखा है जिसके सारे आपको विकल्प सुमेलित है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, यही आपका सुमेलित नहीं था, क्योंकि ऑर्बी कल्चर में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें वृक्ष के उत्पादन संबंधी स्टडी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन सा माना जाता है, तो 76 का आपको हथकरघा उद्योग माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लघु उद्योग की समस्याओं के बारे में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों को सही विकल्प का चयन करना है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 77 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त ये आपका सारा सही है, ठीक है। उपरोक्त आपका सही सुमेलित किया गया है। इस टाइप से आपको लघु कुटीर उद्योग से भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर का रहा है आपसे, करा व्यवसाय और व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों में किन किन उद्योगों को शामिल किया जा सकता है। तो ये जो आपका 78 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। बी में देखना पड़ेगा ऑप्शन एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, ठीक है। मानवीय व्यवहार, रोजगार सृजन, उचित क्वालिटी और लाभ कमाना, मेरे ख्याल से सारा सही होना चाहिए। देखते हैं बी में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो बी में जो आपका 1 2 3 दिया गया है, जो अब 4 में से 3 आपका सही है, ठीक है। लघु कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो आप लोग पढ़ते होंगे लघु कुटीर उद्योग में ना वे बहुत को रोजगार प्रदान करता है। छोटे स्तर पर ये उद्योग किया जाता है, आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देखिए नदी के तट पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नदी के तट पर आपका अवस्थित है। तो ये भैया बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया, भद्रावती हो गया, तो सभी ये नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसको भारत में महारत्न का दर्जा दिया गया है, कौन सी कंपनी को आपको महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये मेरे दोस्त आपको 1 2 पहला भी दे रखा है, आपको दूसरा भी दे रखा है और आपका ये तीसरा का दिया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है। ये सब पूछ लेता है, कह देगा निम्नलिखित में से कौन महारत्न का दर्जा नहीं है। अभी वर्तमान समय में कितने महारत्न कंपनियाँ हैं, कितना मिनीरत्न कंपनियाँ, ये सब बीपीएससी का क्वेश्चन लेटेस्ट आते रहता है, ठीक है। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी में कौन सा रिफाइनरी को शामिल किया गया है, तो 82 का जो आंसर होगा आपको बी हो जाएगा। ये आपको 1 2 और 3 को शामिल किया गया है, इसको आपको नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरी में कौन सा रिफाइनरी शामिल किया गया है, तो 83 का आंसर जो होगा आपका होगा ये ओमान रिफाइनरी जो है आपको बीना में, बीना कहाँ पड़ता है, आपको बीना मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और दूसरा जो है नुनालीगढ़ी रिफाइनरी नुमानी, ये नुमानीगढ़ में पड़ता है। तो आंसर आपका 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए 84 का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक तरफ आपका इस्पात संयंत्र और दूसरा तरफ सहयोगी देश। तो देखो रावण किला का जो अपना यही गलती है, रावण किला के तो आपको जर्मनी की हुआ है जी। रावण किला जो है आपको जर्मनी के सहयोग से बना हुआ है, किसके सहयोग से, ये जर्मनी के सहयोग से। बाकी सारा सही है। भिलाई आपका भिलाई जो है आपका पूर्व सोवियत संघ, ये भी गड़बड़ है। भिलाई जो है आपका रूस से है, ठीक है, भिलाई रूस से है। और आपका दुर्गापुर जो है ये यूनाइटेड किंगडम है, ये आपका सही है। बाकी ये दोनों गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। भिलाई जो हो गया आपका पूर्व सोवियत संघ रूस से, और दुर्गापुर आपको यूनाइटेड किंगडम से, और बोकारो आपको रूस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 85-86 में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है और स्टूडेंट गलती करता है। भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो तृतीय क्षेत्र में आपको कौन शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो तृतीय क्षेत्र में आपको जंगल नहीं, वानिकी नहीं शामिल है। भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल है कौन कौन सा ये पूछा जा रहा है। तो शामिल मेरे दोस्त आपको होटल शामिल है, और आपका बैंकिंग शामिल है, और आपका बीमा शामिल है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, आप कंसेप्ट क्लियर कर लेना, वरना गलती करोगे जीवन भर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है। 87 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपको सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता है। इसमें भी सब रटाया सबका क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेट में बहुत बार आता है। पहला है वित्त आयोग, हाँ वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। 188 नंबर का जो क्वेश्चन है वित्त आयोग के बारे में आपको जानना है। पहला वित्त आयोग तक केसी नियोगी, दूसरा एस के चंद्रा, और चौथा आपको के संथानन। तो 88 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी,
ठीक है। तो ये आपका पहला जो था आपको बीत आयोग के अध्यक्ष केसी नहीं होगी, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा जो था आपको के संथानन था, ये चंद्रन नहीं है, के संथानन था, ठीक है। और आपको पूरा जानने की जरूरत वैसे है नहीं, इतना पूछेगा नहीं, ठीक है। 2-3 तक जानो वही काफ़ी है। पहला आपको केसी नहीं होगी, दूसरा के संथानन, ठीक है। और चौथा जो था आपको राजमन्नार था, ठीक है। ये चौथा भी आपको गलत दे रखा है, राजमन्नार था चौथा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया दिया गया है। कह रहा है बिहार के न्यूनतम नगरीकरण 2011 के अनुसार कौन सा जिला कौन सा हो जाएगा बिहार के न्यूनतम नगरीकरण के मामले में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समस्तीपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार में न्यूनतम नगरीकरण समस्तीपुर में सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 3.46%, 3.46%। ये डाटा इसलिए लिख रखा हूँ क्योंकि बीपीएससी का फैशन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। 90 नंबर। देखिए बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ये तो चलो ठीक है। बिहार के लगभग 46% भाग में पृथक कर झारखंड का गठन किया गया था, तो 90 का आंसर आपका ये दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखिए मगध का शासक बनने से पहले अजातशत्रु कहाँ का प्रांतक था। बढ़िया क्वेश्चन है। अजातशत्रु जो कहाँ का प्रांतक था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि भैया अजातशत्रु जो होता है तब बिंबिसार का पुत्र होता है, उसका एक अन्य नाम होता है कुनिक, और वो राजा बनने से पहले चंपा का प्रतिपाल था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपका ये होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में सबसे बड़ा मंत्री परिषद किसके पास था। एकदम तुम गलती करोगे अगर कंसेप्ट नहीं है तो, रटा रटाया हो तो तुम जाओगे काम से। सबसे बड़ा मंत्री परिषद तुम लोग कहाँ मारोगे, अशोक, या तो तुम अशोक को मारोगे या तुम चंद्रगुप्त को मारोगे, मुझे पता है। इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका ये बिंदुसार हो जाएगा, आंसर आपका सी होगा। मौर्य वंश का स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। उसके बाद दूसरा शासक होता है आपका कौन होता है, बिंदुसार होता है। उसके बाद ये आपका अशोक बनता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि प्राचीन भारत में सबसे बड़ा मंत्री परिषद जो बिंदुसार का होता है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है, उसकी माता दुर्धरा और उसकी पत्नी जो थे धम्मा और सुधरावती होती है। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक संप्रदाय। आप लोग पढ़े होंगे कि पिंगवी बता था जिसने अशोक के बारे में भविष्यवाणी किया था कि बेटा तुम एक दिन अपना राजा बनोगे और एक दिन तुम अपना राज करोगे, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है अशोक से भी रिगार्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। बिहार पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान आपसे पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तुम लोग सब ऑप्शन में ढूंढ रहा था बख्तियार खिलजी कहाँ है, लो ऑप्शन में बख्तियार खिलजी नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। बख्तियार खिलजी पहला शासक था जो भारत पर आक्रमण, ये बिहार पर आक्रमण किया था, तो वो भी क्वेश्चन पूछते रहता है। श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली प्रांतीय का गठन कब किया गया था। तो 94 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका कब हो जाएगा कि श्री कृष्णा सिंह ने आप जो गठन किया गया था मेरे दोस्त आपको कब किया गया था, 2 जनवरी 1946 में श्री कृष्णा सिंह ने प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 94 का आपका क्या हो जाएगा, 94 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक कला का प्रमुख विषय बिहुला विषहारी का प्रेम कथा है। देखिए ये पूछा जाता है आपको कला से क्वेश्चन बीपीएससी में, तो 95 का आंसर जो होगा मंजूषा कला हो जाएगा। बिहार के लाल और पीली मृदा पाई जाती है। बिहार के लाल और मृदी मृदा आपको दक्षिणी पूर्वी बिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार की कुल जीडीपी कितना रहा था। तो बिहार का कुल जीडीपी आपसे पूछ रहा है, 97 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयराम दौलत राय के बारे में क्या बोला गया है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम था। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ना। ये आपका पहला तो आपका सही है, ठीक है, लेकिन दूसरा आपका गलत है, ठीक है। सही कथन आपको चुनना है तो पहला का तो सही यानी ये आंसर है। अभी तो आपका राज्यपाल आर.के. केरकर है कोई, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता जैव भार वाला बायोम है। तो 99 का जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका ये टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, डायनेमिक कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा सो का आपको आंसर आपका क्या लिखा अंटार्कटिका हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक लिखा है उसने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो आपका 101 का जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ये देखो टोडा, भूरिया और बिरहोर। तो आप लोग पढ़े होंगे बिरहोर तो आपका दोस्त झारखंड में पाया जाता है यार, ठीक है। और आपका टोडा जनजाति तो तमिलनाडु में हम पढ़े हैं, टोडा है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। और ये जो भूरिया जनजाति पाया जाता है ये आपका सिक्किम में, ये तो आपका सही है। तो
तो आंसर तो फिर आपका ये होगा। बिरहोर जनजाति जो है ना आपका ये तमिलनाडु में नहीं, ये आपको झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे? झारखंड के क्षेत्र में ये बिरहोर, ठीक है। तो आंसर आपका 101 का आपका सी हो जाएगा। गलत आपसे कौन सा निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित है? तो सुमिलित तो आपका फिर आपका सुमिलित पूछा जा रहा है ना, तो आपका ये भूरिया जनजाति आपका सिक्किम, तो ये तो आपका फिर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अमेरिका का बंदरगाह नहीं है? यहाँ भी देखो तुम फंसोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो ये भी बढ़िया सेट किया है, करा है कि पेट्रा, एलिजाबेथ, जोहान्सबर्ग और डरबन। तो आपका जो आंसर होगा 102 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये सी हो जाएगा, डरबन हो जाएगा इसका आंसर। बाकी दोनों जगह आपको बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो 103 का जो आंसर हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। जेरूसलम को आपको पवित्र भूमि का देश कहा जाता है, और स्विट्जरलैंड को आपको पता है खेल का मैदान के लिए फेमस है, और न्यूजीलैंड को आपको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, देखिए ये गुजरती है, नहीं गुजरती है, काटती है, नहीं काटती है, बड़ी परेशान करता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से देखो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, और स्टूडेंट गलती करते रहता है, ठीक है। तो 104 का जो आंसर हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। किस देश को 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है? तो इसका तो आंसर आपको पता है, 105 का आंसर ये हो जाएगा, फिनलैंड को। जोहर जल संधि किसको अलग करती है? जोहर जल संधि जो है ना 106 का, इसका ऑप्शन देखते हैं। 106 का ऑप्शन क्या दिया है? हाँ, तो ये आपको ना मलेशिया प्रायद्वीप से सिंगापुर को अलग करता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। 107 का रहा है कि दिए गए विकल्प की सहायता से हरित क्रांति के गठन के बारे में चुनाव कीजिए। देखो हरित क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग तो पढ़े होंगे हरित क्रांति के बारे में, ठीक है। ये इसका जो है उच्च उत्पादन वाली किस्म को दिया सिंचाई, ग्रामीण विद्युत, सब सही है। हरित क्रांति आपको पता है 67-68 में इंडिया में आता है, ठीक है। इसका जो स्थापना किया जाता है किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन के द्वारा किया जाता है, और ये गेहूं और जौ को बढ़ावा देने के लिए खास करके लाया गया था, और वर्ल्ड लेवल पे इसको बोरलॉग को याद किया जाता है। तो यही 4-5 क्वेश्चन है, और भारत में सबसे पहले पंजाब से शुरू हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, भारत का अधिकतम गेहूं का उत्पादन। अब देखो अधिकतम गेहूं का उत्पादन आपसे पूछ रहा है, तो आपका ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पंजाब मत मार देना वरना जाओगे बोरा में। पंजाब कब होगा? अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछता तब। चलो अगला देखते हैं, कराए निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? ये भी देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा को जो है ना मेरे दोस्त, तुम्हारा दिमाग तमिलनाडु के पास जा रहा होगा, लेकिन आंसर इसका आपका ये होगा कर्नाटक, बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को सही कर्म कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल के अनुसार सही कर्म जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपको ये आपका देखना पड़ेगा इसका डाटा कौन कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। देखिए ऑप्शन के हिसाब से जो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये 10 का जो आंसर होगा आपको उपरोक्त में से कोई नहीं होगा जैसे दिया गया है। देखिए इसमें फर्स्ट में आपका जो आएगा मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है। और दूसरा नंबर पे जो आएगा आपको यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका आंध्रा आएगा, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आपका ये बिहार आएगा। तो इस हिसाब से आप देख लेना कौन सा सुमिलित है नहीं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है भौगोलिक दृष्टि से भारत के किस जिलों में कौन सा सबसे बड़ा पाया जाता है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कच्छ वाला जो है ना बड़ा है, गुजरात का जो है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी के प्रायद्वीपीय नदी से तुलना कीजिए। तो 112 का जो आंसर होगा, अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा भर निर्भर करती है। तो इसका जो आंसर क्या दिया गया है आपका 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक से खड़ा होता है। तो आंसर आपका ये है, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध संस्थान केंद्र का नाम है, तो ये भी अच्छा है, भारतीय नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 114 को आपको कैंपे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं देखने को मिलेगा। देखिए 115 का है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन क्या मांग किया था? तो 115 का जो आंसर होगा, जमींदारी की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 को करना, आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट करते रहता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस केस के सहमत पे संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों को समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन एवं HB वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्वक टिप्पणियाँ की है, ठीक है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं होगा यार,
117 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपको ये मेरठ षड्यंत्र के मुकदमा के मामले में किया गया था, लेकिन आइंस्टीन ये फिजिक्स वाला थोड़ा इसमें आएगा, यहाँ नाम में कुछ गड़बड़ है। तो ये देखिए इसमें आइंस्टीन होगा, ये मिसप्रिंट है। आपको पता है कि जब 1929-33 में जब ये मेरठ षड्यंत्र कांड हुआ था, उसमें 33 लोग को आपको राजद्रोह और मुकदमा पर चलाया गया था। उसमें से 20 में पूरा चर्चा हुआ था, प्रोफेसर आइंस्टीन है, तभी तो बोल रही है गड़बड़ है। प्रोफेसर आइंस्टीन था, H.G. वेल्स था, हेराल्ड लास्की था, और आपको रोमारोला और रूजावेल्ट ने इसकी कटु आलोचना किया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। E बराबर mc² फिजिक्स नहीं होगा, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 118 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? 118 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन थे? तो 120 का जो आंसर होगा आपको ये जमनालाल बजाज लौटाए थे। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके लिए किया गया था? तो सबको पता होगा हंटर आयोग किसके लिए बना गया था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता के खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो खिलाफत आंदोलन का इसमें मदन मोहन मालवीय शामिल नहीं था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज को जो नारा दिया गया था आपको 123 का आंसर भी होगा, असहयोग आंदोलन के समय में दिया गया था। देखिए 124 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं, वकालत तो असहयोग आंदोलन के समय में बहुत सारा नेता छोड़ा था, आप लोग पढ़े होंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास भी छोड़ा था, ठीक है। CR दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू थे, और आपका राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, आपको विट्ठल भाई परिषद और वल्लभ भाई पटेल ने छोड़े थे। सर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन छोड़ा था एक बार मैं फिर बता देता हूँ। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और ये वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ा था। तो ये क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें आपको असहयोग आंदोलन के दौरान स्थगित किया गया था? हाँ ठीक है, असहयोग आंदोलन जो आपको 1920 से 22 ईस्वी तक चला था, तो किसमें यह आपको स्थगित किया गया था? तो देखो असहयोग आंदोलन के दौरान जो आपको एक काशी विद्यापीठ की जो स्थापना हुआ था ना, काशी विद्यापीठ पूछता है स्थापना, ठीक है, 1921 इसका स्थापना भी याद रखना, ठीक है। और गुजरात के धार्मिक विद्यापीठ, जो गुजरात का भी धार्मिक विद्यापीठ है, जो आपकी उसका स्थापना 1921 में 20 में हुआ था जी, ठीक है। इसका आपको 20 में हुआ था गुजरात वाला, ठीक है। और एक देखो जालिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना आपको वर्ष ये आपका ये भी 20 में हुआ था, ठीक है। जिसके बाद दिल्ली ले गया था, और उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने बनारस बिंदु विश्वविद्यालय, तो सबको पता ही होगा आपको 1900 कितना में हुआ था? 1916 में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कौन कौन सा स्थगित हुआ था। तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 125 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका सी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 126 का क्या हो जाएगा आपको? 1931 राजगुरु को फांसी, है तो भैया सबको पता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन करेगा बकैती 1929 है, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। चलिए अब आगे तो ये तो सब ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो आपको पता है उसमें राजेंद्र प्रसाद का हाथ नहीं था, ठीक है। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला पूछा जा रहा है आपसे, करा निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1928 को इंडिपेंडेंस पार्टी का बनाने का निर्णय लिया था? जो देवकूट का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 128 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। आपको इसमें कौन शामिल था? मदन मोहन मालवीय और मोती नेहरू जी शामिल थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस पार्टी में। पंजाब केसरी का उपाधि सबको पता है, बताने की जरूरत है वैसे। चलो लाला लाजपत राय हो जाएगा। सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ से होने वाले लांछन को चुनौती देती है, इसका उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उल्लेख आपको किस में देखने को मिलता है? तो ये आपको छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऋग्वेद का जो मूल लिपि है मेरे दोस्त आपको 131 का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ये जो आपका ऋग्वेद का जो मूल जो आपका लिपि था ना दोस्त, आपको ब्राह्मणी लिपि था। कौन सा लिपि था? तो ये ब्राह्मणी लिपि था, ठीक है। चलिए अगला 132 देखिए क्या कर रहा है। 132 ऋग्वेद और अवेस्ता और ऋग्वेद का में समानता है। अवेस्ता किस धर्म से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है मेरे दोस्त आपको ये ईरान से है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता तो आपका एक प्रकार का नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल में आपको कृषि देखने को मिला था ज़्यादा, ठीक है। और ऋग वैदिक समाज में आपको चारागाह देखने को मिला था और मध्यकाल में आपको जमींदारी देखने को मिला था। तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है 134, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष अंग से आपको अलग है, उसको छांटना है। तो 134 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। कोष का कोई मतलब नहीं है। कुल, वंश, गोत्र के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश और गोत्र जो है आपका ये परिवार से संबंधित है, जबकि कोष जो होता है ना परिवार से संबंधित ना होकर उसमें ना खाने का जो भंडार कोष से ये रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्त, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से पूछा गया है 135 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासनों के शासनकाल निम्नलिखित में से कौन सा सही काल क्रम है, ये आपसे पूछा जा रहा है अफगान के रिकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो 135 का जो आंसर होगा आपको सी होगा। पहले बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 135 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे कि महाराजा राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था। तो इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने किस युद्ध में हराया था। तो आप लोग पढ़ेंगे जो खतौली का युद्ध होता है उसमें भैया राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को गिरा गिरा के मारता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित वंशों में किस वंश में दिल्ली शासन का था, इनमें सही कर्म आपको ये सजाना है। तो गुल खिले तो सांस लो, आपको ये ट्रिक पता होगा, उस पर आप आसानी से सजा लीजिएगा। तो 137 का आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, तो आपको खिलजी वंश की स्थापना, तो आपको पता है कि आपको खिलजी वंश कब से कब रहा था, खिलजी का शासनकाल क्या था, सैयद का क्या था, ठीक है। खिलजी आपको कब होता है, 1206 से 1290 होता है इसका खिलजी का, और 1290 से आपको 1320 होता है सैयद का। उसके बाद लोदी आ जाता है, 14 से 14 आपको 14 से 51 तक लोदी का काल होता है। तो इसको आप लोग मिला लेना। चलिए अगला कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम वंश नहीं था, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, उपरोक्त में से आपका कोई नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं, गुलाम वंश का शासक नहीं है। तो गुलाम वंश में तो आपको पता है 1206 से 1290 तक आपको गुलाम वंश का शासक रहा था, जिसमें से आप लोग देखा था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक गुलामी वंश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इल्तुतमिश था, फिर उसके बाद आपका बलबन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो इब्राहिम लोदी है तो लोदी वंश का शासक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है जी, कौन सा गुलाम वंश का नहीं है। तो यही तो नहीं, बी आंसर हो जाएगा इसका। ये कहाँ से होगा, डी नहीं, ये बी आंसर हो जाएगा, ये डी नहीं होगा। ये तो गुलाम वंश का नहीं, लोदी वंश का है ना। सिकंदर आपका ये इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का स्थापना करता है, फिर बाद में आपका सिकंदर लोदी आता है जो आगरा शहर बसाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 को किन तिथि से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 भैया इस पर तो सब PhD कर ही लिया है, मुझे पता है, ठीक है। तो 139 का तो आपको पता होगा कौन सा डेट को किया गया था आपको 139। तो 139 चंद्रयान 3 को आपको पता है कहाँ से छोड़ा गया था, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से छोड़ा गया था। कौन सा अंतरिक्ष केंद्र था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। ये 14 जुलाई 2023 बहुत फेमस डेट है, सबको वैसे सबको ये याद ही होगा। चंद्रयान 3 में बिहार के शामिल वैज्ञानिकों ने नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही का चुनाव किया। एकदम मस्त क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बिहार से तीन इंजीनियर था, कौन किसको शामिल किया गया था, ये 4-5 इंजीनियर था, सबका फोटो भी शेयर किए थे ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि चंद्रयान 3 की मिशन सफलता में बिहार के 5 वैज्ञानिकों को भूमिका निभाया था। एक था भैया समस्तीपुर का अमिताभ कुमार, ये समस्तीपुर को याद रखना। सीतामढ़ी का रवि कुमार, ठीक है, कम एज का था रवि कुमार। और गया के सुधांशु कुमार, गया का सुधांशु कुमार था। और एक बेतिया के लालमणि शरण को और रजत सिंह को। तो ये आपका इसमें सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो 140 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, BPSC यहाँ से घुमाएगा आपको। चलिए अब मैथ आ गया है, तो मैथ आप बना लोगे या मैं बनाऊँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा यार, आपके पास समय कम है। मैं आंसर बताता हूँ फटाफट। पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकता है। पाइप सी टंकी भरी टंकी को 40 घंटे के अंदर खाली कर देता है। तो इसमें आपको पाइप दोनों के साथ खोल देता है, लेकिन 10 घंटे बाद एक को बाद बंद कर देता है। टंकी के शेष भाग कितना, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको निकाल देना सबका एलसीएम निकाल के, लेकिन पूरा कैलकुलेट करने का अलग अलग काम सबको निकालना पड़ेगा, ए का, बी का, सी का। फिर आपको 10 घंटा में कितना भरेगा उसका निकालना, फिर उसका शेष निकाल देना, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ना आपको, ये आएगा 12.5 आएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 11% कमी किया जाता है तो डायरेक्ट आपको रेशियो वाला निकाल देना, कमी -11 हो जाएगा इसका, -11 फिर बढ़ा है ना तो 11 × 11 अब बटे आपका 100 हो जाएगा। तो इस पर आप सोल्व कर लोगे तो 20 पॉइंट कुछ आ जाएगा इसका, 20.79 यानी आपका आंसर ए आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अलजेब्रा भी क्वेश्चन देखिए आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यदि a² b² c² + 216 बराबर इतना हो तो इतना का आपको मान निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबा सोल्व करना पड़ेगा इसको, इसका जो आंसर आएगा आप लोग कर लेना, आंसर आपका ये ए हो जाएगा, ठीक है। एज वाला से आपसे क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ठीक है। तो ये का आपको एज का थोड़ा सा इसको आप कैलकुलेट कर लेना। करा है कि 7 वर्ष पहले, ठीक है, 7 वर्ष पहले और ए की आयु बी की आयु 4:5 या 8 वर्ष है, बी के अनुपात 9:10 हो जाता है, तो वर्तमान में इनके ऊपर देखो भाई इसको आपको ये मान के बना लेना, ठीक है। दोनों का रेशियो निकाल लेना, बन जाएगा ये, ठीक है। जैसे कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, तो ए का आपका कितना हो जाएगा, 7 वर्ष अगर डायरेक्ट पहले मानोगे तो ये 4x ये 5x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करा है कि ए और बी का अनुपात 9:10 है, ठीक है। तो फिर दोनों का रेशियो भी दिया हुआ है 9:10 दे रखा है, ठीक है। और फिर 8 साल के बाद तो दोनों में 68 साल जोड़ देना, यानी कहने का मतलब इसका जो आपका इक्वेशन जो बनेगा तो 4x + 7, ठीक है, और इसमें 8 साल जोड़ देना और इसमें कर देना आपको 5x + 7 और इसमें भी 8 साल जोड़ देना और दोनों का जो रेशियो दे रखा है 9/10 हो जाएगा। जिससे x का तिरछा गुना करके x का वैल्यू निकाल देना आप लोग, ठीक है। x का जो आएगा उसके बाद अपना दोनों का एज निकाल देना, तो इसका आंसर जो आएगा 41 हो जाएगा। फिर कहता है दोनों को योगफल भी निकालना है, एज अलग अलग निकाल के x का और दोनों का निकाल देना, उसके बाद दोनों में देख लेना भैया इसमें 4 यानी x का वैल्यू अगर मान लो 3 आएगा तो 4 × 12 और 5 × 15, ठीक है। x का 3 आएगा ना तो 4 × 12 फिर दोनों को जोड़ देना, जो भी आएगा 41 आ जाएगा, कर लेना, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना ही तो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रेलगाड़ी से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो 145 का ये थोड़ा सा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है, तो इसके आंसर बताता हूँ मैं। 252 इसका आंसर आएगा, आप लोग खुद बना लेना, मैथ भी अच्छा कैलकुलेशन वाला दिया गया है, कंसेप्ट वाला भी है। 146 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त आपको मैथ में आपका 67 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है एलसी। इस टाइप से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। 147 वाला भी क्वेश्चन देखो पूछा जाता है आपके एग्जाम में हमेशा, ठीक है। कह रहे 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका महत्तम समवर्तक 28 हो तो उनके बीच का दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, दोनों को हो जाएगा 7x और 11x, ठीक है। और दोनों का जो महत्तम समवर्तक दोनों का होगा, इसका कितना होगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। और इसका फिर दोनों का आपको अलग अलग अंतर निकाल देना, 11x का 7x का 4x आ जाएगा, x का वैल्यू फिर इसमें रख देना। x का वैल्यू यहाँ पे आपका जो आएगा ना 28 आएगा, ठीक है। तो 28 और 4 में गुना कर देना 112 आ जाएगा। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। ये आपसे मेंसुरेशन पूछा जा रहा है कि एक बेलन का आधार 14 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका आयतन निकालना है। तो आपको पता है इसका बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr हो जाता है, उस पर आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इसका कितना दे रखा है जी, 880 दे रखा है ना, बराबर गुने 2πr हो जाएगा, यानी 2 × 22/7 हो जाएगा और गुने आपको 14 दे रखा। और इसका हाइट आपको निकालना है, तो हाइट आप कैलकुलेट करके निकाल लेना। फिर बेलन का आयतन आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। इस पर फिर रख लेना, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये 6160 आ जाएगा। चलिए ये आपसे पूछा जा रहा है अलजेब्रा भी देखो कई बार पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका दोनों तरफ वर्क करके निकाल लेना, या आपको ट्रिक पता होगा तो भैया अपना ट्रिक से निकाल लेना, ठीक है। तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। अगला समय काम समय और दूरी दिया गया है क्वेश्चन आपसे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा 7 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बना लेना। देखो मेरे भाई ये 150 क्वेश्चन था, मैंने पूरा आपको करवा दिया हूँ, मैथ का आंसर भी बता दिया हूँ, बनाने को तो बहुत समय लग जाएगा, तो आप लोग इसको कर लेना। इसमें देखो जो भी क्वेश्चन दिया गया ना एकदम सुपर से भी ऊपर है, इसका करंट अफेयर साइंस सब सब्जेक्ट इसका अच्छा दिया गया है, इसलिए मैं अंतिम समय में इसको करवा दे रहा हूँ। थोड़ा सा जल्दी में बता दिया हूँ तो सही रहेगा। आपका एग्जाम भी नज़दीक है, 1 सप्ताह बचा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा पूरा 10-12 सेट जितना है मैं जल्दी करवा दूँ। और इसको आप लोग जरूर देख लेना, यहाँ से बीपीएससी के एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन एकदम अवश्य रहेगा। जितना मैं करंट अफेयर भी करवा रहा हूँ उसको भी पढ़ के जाना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मैं बिल्कुल वही प्रैक्टिस करवाता हूँ और वही पढ़ाता भी हूँ। फालतू टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला दोस्त, ठीक है। तो आप इसको रिवीजन कीजिए, और अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। मैं फ्री रहूँगा तो मैं आपको कल भी वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है।